ये कहानी बैंक रॉबरी की एक शानदार कहानी है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इनसाइड मैन। इस दुनिया में 6 ऐसे सवाल होते हैं जो हर एक इंसान की जिंदगी से जुड़े होते हैं और इन सवालों को कहा जाता है WH फैमिली, जिसमें 5 W और 1 H होता है। और ये 5 W होते हैं हु, वेयर, व्हाट, व्हेन और व्हाई, और H का मतलब होता है हाउ। इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो इन्हीं 6 सवालों के जवाब दे रहा है। पहले W हु का जवाब देते हुए बताता है कि मेरा नाम है डेल्टन रसल। दूसरा W होता है वेयर, यानी कि कहां। वो बताता है कि हो सकता है कि मैं इस वक्त जेल में हूं या एक छोटी सी सेल में बंद हूं। तीसरा W व्हाट, यानी कि उसने क्या किया। वो बताता है कि उसने एक बैंक रॉबरी को परफेक्टली अंजाम तक पहुंचाया। चौथा W व्हेन, यानी कि कब। वो बताता है कि उसने हाल ही में ये किया। पांचवा W व्हाई, यानी कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बताता है कि ये सब मैंने पैसों के लिए किया और उससे बड़ी बात कि मैं खुद को साबित करना चाहता था। और अब आखिरी सवाल बचता है हाउ, कैसे। और इस सवाल के जवाब के लिए पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर एक बैंक को दिखाया जाता है जिस बैंक का नाम है मैनहट्टन ट्रस्ट बैंक। और इस बैंक के अंदर रसल के साथ 3 और आदमी आते हैं, यानी कि ये 4 लोग हैं। इन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं और बैंक के अंदर जितने भी लोग हैं ये सबको बंदी बना लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं। और तभी बाहर एक पुलिस वाला आता है। रसल कहता है कि अंदर बहुत सारे बंधक हैं और अगर पुलिस ने दरवाजे तक आने की कोशिश भी की तो हम लोगों को मारते जाएंगे। इसके बाद वो पुलिस वाला बाकी पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता है कि मुझे यहाँ पर मदद की जरूरत है। और इसके बाद यहाँ पर पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम आ जाती है। वो आसपास के सभी रास्तों को सील कर देते हैं और इस पूरे केस का अब जो इंचार्ज है उसका नाम है पुलिस डिटेक्टिव केथ। वही बैंक के अंदर दिखाया जाता है कि चारों रॉबर्स ने सबको बंदी बना रखा है और सबके मोबाइल फोन्स ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बैंक में ही काम करने वाला एक आदमी होता है, उसका मोबाइल फोन इन्हें नहीं मिलता। और जब रसल उससे पूछता है वो कहता है कि मैं अपना मोबाइल फोन घर पर भूल गया। रसल उसे वार्निंग देता है कि मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे सच बता दो। लेकिन वो यही कहता है कि आज मैं अपना मोबाइल फोन घर पर भूल गया। अब इनके पास जितने भी मोबाइल फोन्स होते हैं, रसल उन फोन्स में इस आदमी का जिसका नाम पीटर है उसका नंबर ढूंढ लेता है और वो उसका नंबर डायल करता है और तभी इसका फोन रिंग होना शुरू हो जाता है जो इस आदमी ने दरवाजे के पीछे फेंक दिया था। इस बात से रसल को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे अंदर ले जाता है और वहां पर बहुत मारता है। और इस क्रूरता को देखने के बाद बाहर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत डर जाते हैं। ये जो रॉबर्स होते हैं इनमें एक लड़की भी होती है और ये एक दूसरे को स्टीव, स्टीवी और स्टीवो के नाम से बुलाते हैं, यानी कि ये अपने असली नाम नहीं लेते। अब यहाँ पर जितने भी बंधक होते हैं सबको कपड़े उतारने के लिए कहते हैं और सबको एक जैसे कपड़े देते हैं और कहते हैं इन कपड़ों को पहन लो और अपने चेहरों पर मास्क भी लगा लेना। और इसके बाद ये खुद भी वैसे कपड़े पहन लेते हैं। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी होता है जिसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो कहता है कि मुझे दिल की बीमारी है। रसल उस बूढ़े आदमी को बाहर छोड़ देता है और जब पुलिस वाले उस बूढ़े आदमी को पकड़ते हैं तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि अंदर 4 लोग हैं जिन्होंने सबको बंधक बना रखा है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई गेट के पास भी आया तो 2 लोगों को मार देंगे। वही बैंक के अंदर रसल और उसके 2 साथी पूरे बैंक का मुआयना करते हैं। वहां पर बहुत सारा पैसा होता है और इसके बाद ये तीनों एक स्टोर रूम में जाते हैं और स्टोर रूम को देखकर रसल कहता है ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है जैसे उसे इसी तरह की किसी जगह की तलाश थी। अब इस बैंक के जो ओनर होते हैं उनका नाम होता है आर्थर केस और उन्हें बताया जाता है कि हमारी बैंक में कुछ रॉबर्स घुस गए और वहां पर उन्होंने पूरे स्टाफ को और सभी क्लाइंट्स को बंदी बना लिया है। आर्थर पूछते हैं कि कौन सी ब्रांच में। उन्हें बताया जाता है ब्रांच नंबर 32 और 32 सुनकर वो परेशान हो जाते हैं और वो एक लेडी को कॉल करते हैं। इस लेडी का नाम होता है मैडलिन वॉइट, जो कि एक पावर ब्रोकर है, यानी कि ये बहुत हाई प्रोफाइल डील्स करवाती है। और आर्थर उससे मिलने के लिए जाते हैं और वो वाइट को बताते हैं कि जिस ब्रांच में रॉबर्स है वहां पर मेरा एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स है और उसके अंदर मेरी बहुत बेशकीमती चीज है और मैं नहीं चाहता कि उस बॉक्स को रॉबर्स, पुलिस वाले या कोई भी इंसान खोले। व्हाइट अपना शक जताते हुए कहती है कि हो सकता है कि उस बॉक्स के अंदर किसी न्यूक्लियर मिसाइल के लॉन्च के कोड्स हों। आर्थर उसे बताते हैं कि उस बॉक्स के अंदर जो है वो तुम्हारे पैदा होने से पहले का है और उससे किसी को भी नुकसान नहीं है। व्हाइट कहती है सिवाय आपके। आर्थर बताते हैं कि अगर वो चीजें दुनिया के सामने आ गई तो मुझे दुनिया के सवालों का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट उनके लिए ये काम करने का फैसला कर लेती है और वो सिटी के मेयर से मिलती है। व्हाइट ने मेयर की कई बार मदद की है और अब उनसे वो मदद चाहती है और मेयर की मदद से वो डिटेक्टिव केथ से मिलती है जो रॉबरी के पूरे केस को हैंडल कर रहे हैं। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन डिटेक्टिव केथ किसी की भी कोई भी मदद नहीं करना चाहते। व्हाइट
उससे कहती है कि तुम्हें प्रमोशन मिल सकता है। डिटेक्टिव केथ कहते हैं कि अगर मेरे अंदर काबिलियत होगी तो मुझे अपने आप ही प्रमोशन मिल जाएगा। व्हाइट कहती है लेकिन उस केस का क्या जो तुम्हारे ऊपर चल रहा है, जहां पर $140,000 गायब हो गए थे। दरअसल व्हाइट इनडायरेक्टली डिटेक्टिव केथ को ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि अगर उसने इस केस में उन्हें कोऑपरेट किया तो वो उसे $140,000 वाले केस से बाहर निकाल देगी, और डिटेक्टिव केथ उनका साथ देने के लिए अग्री हो जाते हैं। लेकिन पुलिस को अभी तक रॉबर्ट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। पुलिस बैंक के नंबर पर रॉबर्ट्स को कॉल भी करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाते। रॉबर्ट्स ने यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं उन सब को इंफ्रारेड लाइट से पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर दिया होता है, इसीलिए पुलिस बैंक के अंदर कुछ भी नहीं देख सकती कि रॉबर्ट्स क्या कर रहे हैं। अब रॉबर्ट्स जिस गाड़ी में आए होते हैं पुलिस को वो गाड़ी भी मिल जाती है, और उस पर एक स्टिकर होता है जिस पर लिखा होता है परफेक्टली प्लान्ड पेंटिंग, वी नेवर लीव अंटिल द जॉब इज डन। वो स्टिकर को हटाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये गाड़ी भी चोरी की है। वहीं अब रॉबर्ट्स बैंक के अंदर से एक और आदमी को बाहर छोड़ते हैं। ये आदमी इसी बैंक में काम करता है, इसका नाम विक्रम होता है। ये एक सिख है, इसीलिए इनकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है, जिसे देखकर पुलिस इन पर शक करना शुरू कर देती है क्योंकि इनके गले में एक बहुत बड़ा बॉक्स भी लटक रहा होता है। पुलिस पूछती है क्या इसमें बॉम्ब है, वो कहते नहीं इसमें बॉम्ब नहीं है। पुलिस उनके गले से उसे निकाल लेती है जिस पर एक मैसेज लिखा होता है कि रात के 9 बजे तक हमें 2 बसेस और एक जेट प्लेन चाहिए जिसमें पायलट भी होना चाहिए और टैंक पूरी तरह से भरा होना चाहिए, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो 9 बजे के बाद हर एक घंटे में हम एक आदमी को कैमरे के सामने मार देंगे। और उसमें यह भी लिखा होता है कि बैंक के चारों तरफ विस्फोटक लगे हुए हैं, अगर किसी ने बैंक के आसपास आने की कोशिश भी की तो वो उन्हें ब्लास्ट कर देंगे। बैंक के अंदर यह दिखाया जाता है कि बेसमेंट में जितने भी बंधक होते हैं उन सबको एक कमरे में बंद किया होता है। यहीं पर इन बंधकों में एक लड़का होता है, वो अपना मास्क निकाल देता है। वो कहता है इससे मेरा दम घुट रहा है, इससे मरने से अच्छा है कि मैं गोली से मर जाऊं। इन सब ने हमें एक जैसे कपड़े इसलिए पहनाए कि अगर पुलिस अंदर आ गई तो वो इनकी जगह हमें मार दे। वो शोर करना शुरू कर देता है, हालांकि सब उसे मना करते हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है इसीलिए वो किसी की बात नहीं सुन रहा होता। उसकी आवाज सुनकर रसल वहां पर आ जाता है। रसल के चेहरे पर नकाब होता है, वो उसे खींचकर दूसरे कमरे में ले जाता है और वहां पर उसे बहुत मारता है। रॉबर्ट्स पुलिस को एक और मैसेज भिजवाते हैं कि अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब भूखे हैं, उनके लिए खाना भिजवाओ। और पुलिस ये तय करती है कि वो उन सब के लिए पिज्जा भिजवाएंगे और पिज्जा बॉक्स में वो ट्रांसमीटर भी फिट कर देंगे ताकि वो उनकी बातें सुन सके। और पिज्जा वो इसलिए भी डिसाइड करते हैं क्योंकि पिज्जा खाने के लिए उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और जब वो इकट्ठा होंगे तो वो उनकी बात आराम से सुन सकते हैं। और इसके बाद पुलिस अंदर पिज्जा भिजवाती है और ट्रांसमीटर की मदद से पुलिस उन रॉबर्स की बातों को, उनकी डिस्कशन को रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन ये सब एक अलग ही भाषा बोल रहे होते हैं और पुलिस को ये भी नहीं पता होता कि ये कौन सी भाषा है। पर बाद में एक आदमी की मदद से पुलिस को पता चल जाता है कि ये भाषा अल्बेनियन है, क्योंकि इस आदमी की पत्नी अल्बेनियन होती है और उसकी पत्नी को यहाँ पर बुलाया जाता है और वो बताती है कि ये अल्बेनिया के एक्स प्रेसिडेंट है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये उनका एक पुराना रिकॉर्डेड भाषण है, यानी कि अंदर जो रॉबर्स थे उन्हें पता था कि पिज्जा के बॉक्स के अंदर ट्रांसमीटर लगे हुए, इसीलिए वो ट्रांसमीटर के आगे एक रिकॉर्डेड टेप चलाते हैं ताकि वो पुलिस को पूरी तरह से गुमराह कर सके। बैंक के अंदर ये दिखाया जाता है कि सभी लोगों को एक ही कैबिन के अंदर बंद नहीं किया होता, और तभी रॉबर्ट्स की साथी जिसका नाम स्टीवी है, जो कि एक लड़की है, वो एक कैबिन के अंदर आती है और वहां से 4 लोगों को उठाकर ले जाती है। इन चारों में एक लड़की भी होती है और वो इन चारों को एक अलग कैबिन में बंद कर देती है, और बाहर आने के बाद वो खुद चिल्लाना शुरू कर देती है। और उसका जो साथी होता है वो स्टीवी को पकड़कर उसी कमरे, उसी कैबिन में बंद कर देता है जहां पर स्टीवी ने अभी अभी 4 लोगों को बंद किया था। और उन चारों में जो लड़की होती है, जो हॉस्टेज होती है, वो उसे उठाकर एक दूसरे कैबिन में ले जाता है। दरअसल ये जानबूझकर लोगों की शफलिंग कर रहे होते हैं और स्टीवी जो इन्हीं की साथी है, इन्होंने जानबूझकर उसे बंदियों के बीच में बिठाया होता है। इसके पीछे एक कारण होता है और ये यहाँ पर एक गड्ढा भी कर रहे होते हैं और अब इनका वो गड्ढा भी कंप्लीट हो चुका है। वहीं बाहर मैडलिन व्हाइट को दिखाया जाता है जो इस बैंक के ओनर मिस्टर आर्थर के लिए इन रॉबर्ट्स से बात करना चाहती है। वो पुलिस डिटेक्टिव केथ की मदद से रसल को कॉल करती है और वो रसल को बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? रसल कहता है कि पैसों के लिए। व्हाइट उसे कहती है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दिलवा सकती हूँ जितना तुम यहाँ से लेकर भी नहीं जा सकती। रसल उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है और अब व्हाइट रसल के सामने होती है और रसल को कहती है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम यहाँ से किसी भी कीमत पर भाग नहीं सकती, तुम सरेंडर कर दो, तुम्हें 3 से 4 साल की सजा होगी और जब तुम छूट कर आओगे तो तुम्हें $20 लाख दे दिए जाएंगे। रसल कहता है कि तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? व्हाइट कहती है कि मैं नहीं बता सकती। रसल कहता है कि मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक
अमेरिकन स्विट्जरलैंड के एक बैंक में काम करता था। उस आदमी के नाजी सेना से यानी कि हिटलर के लोगों से बहुत अच्छे रिश्ते थे और इसी के बल पर उसने बहुत पैसा कमाया। ये वो वक्त था जब हर उस इंसान ने पैसा कमाया था जो अपना ईमान बेच सकता था। उन्होंने दूसरों के घर लूटकर अपनी तिजोरियां भर ली और जिस आदमी के लिए तुम यहाँ पर आई हो वो भी उन्हीं में से एक है। उसने नाजी सेना की मदद से बहुत पैसा कमाया जिसकी वजह से कई ज्यूस परिवारों की जान चली गई और उस बेईमानी के पैसों से उसने एक बैंक खोल लिया। व्हाइट कहती कि मुझे सिर्फ एक लॉकर तक जाना है और तभी रसल उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। दरअसल ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें मिस्टर आर्थर और नाजी सेना के बीच जो डील्स हुई थी उन सब का हिसाब किताब होता है। रसल बोलता है कि इनको बहुत पहले नष्ट कर देना चाहिए था लेकिन ये नष्ट नहीं किए गए और अभी मेरे पास है और अगर मुझे पुलिस पकड़ भी लेती है तो तुम्हें और तुम्हारे बॉस को मुझे छुड़ाना पड़ेगा। व्हाइट वहां से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद डिटेक्टिव केथ उससे पूछना चाहता है कि अंदर क्या हुआ लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि डिटेक्टिव केथ को इस बैंक के ओनर मिस्टर आर्थर के इस सेफ डिपॉजिट बॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता होता। अब वो टाइम भी गुजर जाता है जो टाइम रसल ने इन्हें दिया था, जिस टाइम पर यहाँ पर बसेस और जेट प्लेन आ जाना चाहिए था। और जब केथ रसल को कॉल करता है तो रसल उसे इधर उधर की बातों में उलझाता है, वो उससे पहेलियां पूछता है और धीरे धीरे केथ समझ जाता है कि ये हमें बातों में उलझा रहा है। केथ अपने साथी पुलिस वाले को कहता है कि पहले इन्होंने हमें टाइम दिया, हमने इनका काम पूरा नहीं किया, इसके बाद इन्होंने हमें और टाइम दिया, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये बात केथ की बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और वो रसल को कॉल करता और कहता है कि जो तुमने मांगा था हमने हर चीज का इंतजाम कर दिया है, लेकिन इससे पहले मैं अंदर आना चाहूंगा, मैं ये देखना चाहूंगा कि तुम अपने पीछे कोई लाश तो छोड़कर नहीं जा रहे। और रसल उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है और एक एक करके वो उसे उन सभी कमरों में ले जाता है जहां पर सारे हॉस्टेजेस होते हैं। और जब वो उसे आखिरी कमरे में ले जाता है तो वहां पर 3 लोग होते हैं और इन तीनों के चेहरों पर मास्क नहीं होते, ये तीनों बहुत डरे हुए होते हैं। रसल कहता है कि ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, कहना बिल्कुल नहीं मानते। और इसके बाद रसल डिटेक्टिव को बाहर दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाता है। ये दोनों बहुत ही कैजुअल बात कर रहे होते हैं और बातों बातों में केथ रसल से बोलता है कि तुम मेरे साथ बाहर क्यों नहीं चलते। रसल कहता है कि अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मैं इसी दरवाजे से बाहर आऊंगा, अगर कोई और प्रपोजल है तो बताओ। केथ कहता है कि प्रपोजल मत कहो, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद आती है, वो कहती है कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं करते। रसल कहता है तुम्हारी शादी की उम्र नहीं रही। केथ बताता है कि पैसों की कमी की वजह से मैंने शादी नहीं की। और इसके बाद जाने से पहले केथ रसल से हाथ मिलाता है और जैसे ही रसल केथ से हाथ मिलाता है वो उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। इन दोनों के बीच में बहुत हाथापाई होती है और जैसे ही वो रसल का मास्क हटाने वाला होता है वहां पर रसल के लोग आ जाते हैं जिनके पास गन्स होती है और वो उसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं, लेकिन वो केथ को कुछ भी नहीं करते, वो उसे बाहर छोड़ देते हैं। और बाहर आने के बाद केथ समझ जाता है कि इनका प्लान बहुत ही मजबूत है, बहुत चालाक लोग हैं, ये हमारे दिमाग से हमारी प्लानिंग के साथ खेल रहे हैं, इन्हें सब कुछ पता है कि हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि रसल ने केथ को कहा था कि मैं जानता हूं कि कानून के हिसाब से जब तक हम किसी हॉस्टेज को मारते नहीं है तब तक पुलिस अंदर आकर हम पर हमला नहीं कर सकती। अब केथ ने जो रसल के ऊपर हमला किया था इस बात से रसल पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। वो एक आदमी को ऊपर छत पर ले जाता है और कैमरे के सामने उसे गोली मार देता है। इस बात से पूरा माहौल बदल जाता है। केथ को बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है और केथ का सीनियर केथ के पास आता है और वो उसे इस केस से निकाल देता है। हालांकि केथ उसे कहता है कि मुझे इस केस में बने रहने दो, लेकिन उसका सीनियर बोलता है कि मेरे ऊपर भी कुछ लोग हैं, मुझे उनको जवाब देना होता है। और अब केथ इस केस से बाहर हो चुका है और जो इस केस का अब नया इंचार्ज आया है वो ये फैसला करता है कि वो अंदर जाकर इन सब के ऊपर हमला करेंगे। वो पूरी प्लानिंग करता है और अब वो अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए जा रहा होता है। वहीं केथ को शक होता है कि ये जो रॉबर्ट्स है ये कहीं ना कहीं से हमारी बातें सुनते हैं, इन्हें हमारे बारे में सब कुछ पहले से पता है। और उसे याद आता है कि जिस सिख लड़के को इन्होंने सबसे पहले छोड़ा था, जिसके गले में इन्होंने मैसेज लटका के भेजा था, शायद उस बॉक्स के अंदर कुछ न कुछ है। और जब वो उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें एक ट्रांसमीटर होता है, यानी कि इसके थ्रू ये उनकी सारी बातें सुनते हैं और इन्हें ये भी पता है कि इनकी तरफ पुलिस आ रही है, इन पर हमला करने वाली है। और केथ ये बात उस ऑफिसर को बता देता है जो अपने साथियों के साथ अंदर हमला करने के लिए जा रहा है, लेकिन वो वापस आने से मना कर देता है, यानी कि अब वो इन पर हमला करेगा। और अंदर रसल को और उसके तीनों लोगों को पता है कि इनके ऊपर हमला होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस अंदर आती रसल यहाँ पर धुएं के बॉम्ब छोड़ देता है और यहाँ पर जितने भी हॉस्टेजेस होते हैं वो सबको भागने के लिए कहता है और एक एक करके सब के सब बैंक से बाहर निकल जाते हैं। और जब पुलिस अंदर आती है तो वो देखते हैं कि वहां पर एक भी रॉबर नहीं होता, यानी कि बाहर जो लोग निकले उनके साथ वो चारों लोग भी निकल चुके हैं जिन्होंने यहाँ पर इन सब को बंदी बनाया था।
था। लेकिन यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो उन चारों में से किसी को भी नहीं जानते, क्योंकि इन सब ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। हालांकि यहाँ पर सभी लोग पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। पुलिस सभी के एड्रेसेस लिख लेती है और उन सब को बस में बिठा देती है और अंदर ये दिखाया जाता है कि इस बैंक से जो रॉबर्स होते हैं वो एक पैसा भी नहीं ले गए होते और साथ ही साथ जो उनके हथियार थे वो सब नकली थे, वो सब खिलौने थे। और जिस आदमी को छत पर गोली मारी गई थी, दरअसल किसी को गोली लगी नहीं थी, ये सिर्फ एक दिखावा था। यानी कि यहाँ ना कोई मर्डर हुआ, ना रॉबरी हुई और यहाँ पर जो रॉबर्स थे वो भी सब गायब हैं। और इस बात से पुलिस पूरी तरह से सख्ते में आ जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। और अब पुलिस को पता है कि जितने लोग बाहर हैं उनमें वो 3 रॉबर्स भी हैं जिन्होंने इन सबको बंदी बनाया था। लेकिन पुलिस को एक बात कंफर्म होती है कि इनमें इनके प्लान का जो मास्टर माइंड होता है यानी कि रसल, वो इनमें नहीं है, क्योंकि उसकी कदकाठी वाला एक भी इंसान बाहर नहीं होता। साथ ही साथ केत ने और बाकी सभी लोगों ने रसल से सबसे ज्यादा बातें की होती है और अगर वो इनमें होता तो वो सब उसे पहचान लेते। और अब रॉबर्स का पूरा प्लान समझ में आ जाता है कि क्यों वो सबको एक जैसे कपड़े पहनने के लिए कहते हैं, ताकि जब चाहे वो अपने किसी भी आदमी को इन लोगों के बीच में शामिल कर लें और जब चाहे उसे वहां से निकाल कर अपने काम पर लगा दें। आपको कहानी का वो पल याद होगा जब हॉस्टेजेस में बैठा एक आदमी अपना मास्क उतार लेता है और इसके बाद वहां पर रसल आता है। रसल खींचते हुए उसे दूसरे कमरे में ले जाता और उसकी बहुत पिटाई करता है। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। वो इन 4 रॉबर्स में से एक रॉबर होता है और वो जानबूझकर लोगों के सामने अपना मास्क उतारता है ताकि लोग ये यकीन कर ले कि वो भी इन्हीं में से एक है, वो उसे पहचान ले। इसको रॉबर्ट स्टीवो के नाम से बुलाते थे, जबकि इसका असली नाम डेरियस होता है। और अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उन्हें डेरियस पे यानी कि स्टीवो पर शक होता है। लेकिन पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है, बल्कि एक लड़की ये गवाही देती है कि ये भी हमारे साथ था और इसकी वजह से हम परेशानी में आने वाले थे क्योंकि इसने अपना मास्क उतार दिया था, जिसके बाद रॉबर्ट्स ने इसे बहुत मारा था। अब रॉबर्ट्स के साथ जो लड़की होती है जिसे वो स्टीवी के नाम से बुलाते थे, उसका असली नाम वलेरिया होता है। और आपको याद होगा कि वलेरिया भी हॉस्टेजेस के बीच में जाकर बैठी थी, यानी हॉस्टेजेस उसे भी पहचानते हैं कि वो भी उन्हीं में से एक है। लेकिन पुलिस को उस पर शक इसलिए होता है क्योंकि जितने भी बंदी होते हैं उन्होंने उस रॉबर लड़की की बॉडी का जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है, ठीक उसी तरह की बॉडी 2 लड़कियों की होती है, जिसमें से एक की गवाही पहले हो चुकी है, जिस पर पुलिस को अब शक नहीं है। और अब उन्हें वलेरिया यानी स्टीवी पर शक है, पर वो अपने सभी आंसर बहुत कॉन्फिडेंस से बिना डरे हुए देती है। इसीलिए पुलिस का शक भी अब उससे हट जाता है और साथ ही साथ पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं है। अब जो तीसरा रॉबर होता है जिसे स्टीव के नाम से बुलाया जाता है, उसका असली नाम केनेथ होता है और केथ को उस पर भी शक होता है। आपको याद होगा कि केथ जब बैंक के अंदर गया था तो उसे पूरे बैंक का विजिट करवाया गया था और रसल डिटेक्टिव केथ को हर उस रूम में भी ले गया था जहां पर हॉस्टेजेस थे और आखिरी रूम में 3 ऐसे लोग थे जिनके मुंह पर मास्क नहीं था और ये तीनों रॉबर्स ही थे, यानी कि स्टीव, स्टीवी और स्टीवो। केथ को जानबूझकर इन तीनों को बिना मास्क के दिखाया गया होता है ताकि केथ को यकीन हो जाए कि ये तीनों बंदी है, यानी कि ये तीनों हॉस्टेजेस हैं। लेकिन केथ को अब जब 2 लोगों पे शक है तो वो समझ जाता है कि तीसरा आदमी जो वहां पर बिना मास्क का बैठा था वो भी उन्हीं में से एक है, यानी कि वो भी रॉबर है। लेकिन केथ के पास उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं होता। जैसे केथ को कुछ शक होता है, दूसरा आदमी उसके पक्ष में गवाही दे देता है कि ये हमारे साथ ही था। इस तरह से केथ अब पूरी तरह से मजबूर है और जब ये पूरी सिचुएशन वो अपने कैप्टन को, अपने सीनियर को बताता है तो उसका कैप्टन कहता है कि हमें अब इस केस को बंद करना होगा क्योंकि किसी का खून नहीं हुआ, एक पैसा भी चोरी नहीं हुआ और ना ही किसी ने इस केस को सॉल्व करने के लिए कोई रिपोर्ट लिखवाई है। तो इस तरह हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर रसल गया तो गया कहां, क्योंकि ना वो बैंक से बाहर निकला और ना ही वो बैंक के अंदर था। हालांकि पुलिस कैप्टन ने इस केस को बंद करने का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन फिर भी डिटेक्टिव केथ इस बारे में पूरी सच्चाई जानना चाहता है। इसीलिए जब वो बैंक के डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि बैंक में लॉकर नंबर 392 कभी था ही नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और इससे उसे शक होता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जिस आदमी का ये बैंक है, जिसका नाम आर्थर है, उसके पास वाइट जाती है और वो आर्थर को कहती है कि जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए थे वो लुटेरे अपने साथ ले गए ताकि तुम उनसे बदला ना लो। हो सकता है कभी वो तुम्हें कांटेक्ट करें, तब तुम्हें उन पेपर्स के बदले उन्हें पैसे देने होंगे। वो आर्थर को ये भी कहती है कि उस आदमी के तुम्हारे प्रति ख्याल अच्छे नहीं थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में तुमने नाजीज के साथ हाथ मिला के बहुत पैसे कमाए थे। आर्थर कहता है उस वक्त मैं जवान था, किसी भी तरह से कामयाबी चाहता था, इसीलिए मैंने शॉर्टकट अपनाया, अपनी आत्मा को बेच दिया और तभी से मैं अपनी आत्मा को वापस पाना चाहता हूँ। दरअसल आर्थर को एहसास होता है कि उसने जो भी किया था वो गलत किया था। व्हाइट कहती मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, उस लॉकर में उन
पेपर्स के अलावा भी कुछ था, नहीं तो वो लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। और मैं जानती हूँ कि वहां पर क्या था, हीरे, इसके अलावा उसके अंदर और कुछ भी नहीं हो सकता। दरअसल उसके अंदर बहुत ही बेशकीमती हीरे थे, इसीलिए रॉबर्ट सारे हीरे लेकर वहां से निकल जाते हैं और पैसों को हाथ भी नहीं लगाते। आर्थर कहता है कि उन हीरो के साथ वहां पर एक बेशकीमती रिंग भी थी, जो कि एक पेरिस के बहुत बड़े बैंकर की पत्नी की थी। वो एक ज्यूस परिवार था। युद्ध के दौरान उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया गया, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप यानी कि बंदियों के कैंप में भेजा गया। वो मेरा दोस्त था, मैं चाहता तो उसे बचा लेता, लेकिन नाजियों ने मुझे दुगनी कीमत दी, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बचाया और उम्मीद करता हूं कि तुम इस बात को किसी को नहीं बताओगी। व्हाइट कहती कि ओसामा बिन लादेन के भतीजे को मुझे एक फ्लैट दिलवाना है यहाँ अमेरिका में, और रेफरेंस के तौर पर मैं तुम्हारा नाम दूंगी। दरअसल उसके राज को राज रखने के बदले वो उससे एक तरह का सौदा करती, जिसमें आर्थर खुद ही फंस जाता है। आर्थर को अपना रेफरेंस में नाम देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उसके राज सबको बता देगी। और अब कहानी वहीं पर आती है जहां से ये शुरू हुई थी, जहां पर रसल एक छोटे से कमरे में एक कोठरी में बंद है और वो कहता है कि हमने ये कैसे किया, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसके बाद वो हीरो को और सारे जरूरी सामान को बैग में रखता है और कुछ डिब्बों को हटाकर बाहर निकलता है। ये एक स्टोर रूम होता है। दरअसल रसल अभी भी बैंक के अंदर ही है। आपको वो पल याद होगा जब रसल एक स्टोर रूम में आता है और उसे देखकर वो बहुत खुश होता है। ये वही स्टोर रूम होता है। ये हुआ होता है कि रसल और उसके लोगों ने पीछे के जो सेल्फ्स होते हैं उन्हें आगे शिफ्ट कर दिया होता है और उसे हूबहू उसी तरह से लगा दिया होता है जिस तरह से वो पहले थे। और अब इन सेल्फ्स के नीचे पिछले एक हफ्ते से रसल था और जो वहां पर गड्ढा किया था वो इसलिए किया गया था ताकि रसल को वॉशरूम जाने के लिए कभी भी बाहर ना निकलना पड़े। और एक हफ्ते बाद रसल वहां से बाहर निकलता है और जब वो बैंक से निकल रहा होता है तो उसी पर डिटेक्टिव केथ भी बैंक के अंदर आ रहे होते हैं। हालांकि रसल को ये बात पता होती है क्योंकि बाहर जो उसके लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं उन्होंने ये बात रसल को बताई होती है, लेकिन रसल जानबूझकर डिटेक्टिव केथ से टकराता है और उसी मेन गेट से बाहर निकलता है जिसके बारे में रसल ने केथ को कहा था कि मैं इसी दरवाजे से बाहर निकलूंगा। और इस तरह रसल बैंक से निकल जाता है। डिटेक्टिव केथ बैंक के अंदर जाते हैं और वो उस लॉकर को खोलते हैं जिसका नंबर 392 है, जो इस बैंक के ओनर का है जिसका नाम आर्थर है। डिटेक्टिव केथ देखता है कि उसके अंदर एक च्युइंगम होती है जिसका नाम होता है जूसी फ्रूट, यानी कि वो समझ जाता है कि इस लॉकर को उन रॉबर्ट्स ने खोला था और वहां पर वो बेशकीमती अंगूठी भी होती है जिसके बारे में आर्थर ने व्हाइट को बताया था कि वो एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी की थी। और इस अंगूठी के साथ रसल ने यहाँ पर एक नोट भी छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है फॉलो द रिंग, यानी रिंग का पीछा करो। और अब डिटेक्टिव केथ को शक होता है कि इस रिंग से कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। बाहर रसल अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठ जाता है जहां पर 4 लोग पहले से होते हैं। दरअसल ये बैंक के अंदर 4 नहीं बल्कि पूरे 5 रॉबर्स थे। इनके साथ एक और आदमी होता है जो हमेशा हॉस्टेजेस के बीच में बैठा था जिसका नाम शैम है। ये खुद भी एक ज्यूस है और ये कोलंबिया लॉ स्कूल में प्रोफेसर है। ये बच्चों को वहां पर वॉर के दौरान हुई घटनाओं के बारे में पढ़ाता है कि कैसे वहां पर अत्याचार हुए, कैसे वहां पर जाति के नाम पर लोगों को मारा गया और कैसे कुछ लोगों ने इस वक्त का गलत फायदा उठाया। और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि रसल को कैसे पता चला कि आर्थर ने जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गलत काम किए थे वो किस तरीके से किए थे और उसके डॉक्यूमेंट्स कहां पर है। दरअसल प्रोफेसर ने ही ये सब कुछ रसल को और बाकी के लोगों को बताया होता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि पुलिस डिटेक्टिव केथ अब आर्थर के पास जाते हैं और उन्हें वो अंगूठी दिखाते हैं जो लॉकर से वो लेकर आए और वो आर्थर को कहते हैं कि तुम्हारा ये पहला बैंक था जो 1948 में खुला था और इस लॉकर का 1948 से लेकर अब तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। दरअसल केस समझ जाता है कि ये जो केस है ये वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ा हुआ है जहां पर कुछ लोगों ने उन मुश्किल हालातों का फायदा उठाया था, लोगों के साथ गलत काम किया था और आर्थर भी उन्हीं में से एक है। और इसके बाद केथ वहां से निकलकर सीधा व्हाइट के पास जाता है जिसने आर्थर के लिए रॉबर्ट से बात की थी और मेयर भी यहीं पर होते हैं। यहाँ पर केथ व्हाइट को एक नंबर देता है और वो कहता है कि तुम इनसे कांटेक्ट करो और ये होता है ऑफिस ऑफ वॉर क्राइम इश्यूज के ऑफिस का नंबर। और केथ ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो व्हाइट को ये जताना चाहता है कि उसे सब कुछ पता है और अब वो इस केस की तह तक जाकर रहेगा। यहाँ पर व्हाइट ने अपने वादे को भी पूरा किया होता है। केथ के ऊपर जो $140,000 का केस होता है अब वो उस केस से पूरी तरह से आजाद है। इसके बाद केथ अपने घर पर आ जाता है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड होती है और जब वो अपनी कोट की जेब में हाथ डालता है तो उसमें एक हीरा होता है और तभी उसके दिमाग में वो याद आती है जब वो बैंक में एक आदमी से टकराया था और वो समझ जाता है कि ये वही आदमी था जिसने इस बैंक के पूरे प्लॉट को अंजाम दिया है। रसल उसकी जेब में हीरा शायद 2 वजह से डालता है। एक कि वो ये साबित करना चाहता था कि
कि जो उसने कहा था उसने वैसे किया, यानी कि वो सामने के गेट से निकलेगा। और दूसरा, केत ने उसे कहा था कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। और अब ये हीरा पाने के बाद हो सकता है कि उसे इतने पैसे मिल जाए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ले। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.6। इस मूवी का बजट था $45 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $186 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।